सो हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं और जेई मेन अप टू एडवांस लेवल तक हम लोग लेके जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस की। जैसे हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़े हैं तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन को डिफाइन करते हैं। उसी तरह से जब हम 3 डायमेंशन में 3D ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तो सबसे पहले 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चूँकि 3 डायमेंशन की बात है तो हमारे पास में 3 एक्सेस होंगे, राइट। यहाँ पे हमने 3 लाइंस बना रखी हैं। एक है हमारा एक्स एक्सेस जो कि येलो कलर में है, एक है वाई एक्सेस जो कि रेड कलर में है, और एक है जेड एक्सेस जो कि ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। और ये तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। मतलब कोई भी 2 लाइन आप पकड़ोगे तो उनके बीच का जो एंगल है वो एक राइट एंगल आएगा, राइट। और हमने एक तरफ एक पॉइंटर बना रखा है, एक एरो बना रखा है जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि पॉजिटिव साइड वाला कौन सा है। जैसे जिस तरफ एरो बना है वो पॉजिटिव साइड वाला हो जाएगा और जिस तरफ नहीं बना है वो नेगेटिव साइड हो जाएगा। जैसे आप येलो वाले को देख रहे हो तो जिस साइड एरो बना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ पे देखिए इस साइड नहीं बना है, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम गोज विथ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये ऊपर में प्लस जेड एक्सिस हो गया और नीचे में माइनस जेड एक्सिस हो गया। और जहाँ पे ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कॉमन पॉइंट है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये जो ऊपर में जेड एक्सिस पे एरो बना रखा है मैंने, उसको अगर मैं नीचे बना देता तो क्या फ़र्क पड़ता। मतलब अगर जेड एक्सिस नीचे की तरफ पॉजिटिव होता और ऊपर की तरफ नेगेटिव होता तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता। स्टिल हमारे तीनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बना रहता। किसी भी 2 लाइन का पेयर उठा लेते तो उनके बीच का एंगल राइट एंगल ही होता। तो एरोज़ भी मैटर करते हैं किस साइड में होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल फॉलो करेंगे, ओके। तो अगर आप अपने राइट हैंड को देखो तो अगर आपका थंब जेड एक्सिस है, पॉइंटर फिंगर एक्स एक्सिस है, तो मिडिल फिंगर वाई एक्सिस होगा, राइट। तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होगा किस एक्सिस का, वो आपका राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो है कि किस तरह से ये तीनों फिंगर्स जो है, अगर आप इसको तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और यहाँ पे आपको डायग्राम में भी मेंशन करके दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सा है, राइट। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग एक्स एक्सिस को येलो कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस को रेड कलर से और जेड एक्सिस को ब्लू कलर से। ये आप याद रखिएगा, रेफरेंस के लिए आगे हेल्प आएगा इस वीडियो में, राइट। तो ये तो हो गई कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात। हमारे पास में 3 डायमेंशन में 3 एक्सेस हैं और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, प्लस तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन हो गया, राइट। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स की, है ना। तो 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं जो कि ओरिजिन से पास करते हैं, राइट। और एक एक नहीं, 2 एक्सेस को कंटेन कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास में 3 प्लेन हैं, एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का है। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से नॉर्मल हैं, और ये तीनों के तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो भी ओरिजिन ही है, ओके। अब एक्स वाई जेड एक्सेस तो हो गया। अब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं इनके भी नाम हमको देने होंगे, इनका भी नोमेनक्लेचर होता है कि कौन सा प्लेन को क्या बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये जो तीनों प्लेन्स हैं इनका जो नोमेनक्लेचर है, इनको जो हम बोलते हैं या जो इनकी नेमिंग करते हैं वो 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं बेस्ड ऑन कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस है, ओके। एक नोमेनक्लेचर का तरीका ये हो गया कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस है, राइट। तो जैसे आप येलो प्लेन देखोगे तो उसके परपेंडिकुलर ना ये एक्स एक्सेस है, येलो वाला जो लाइन है वो हमारा एक्स एक्सेस है, ओके। येलो प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारा एक्स एक्सेस, इसलिए येलो प्लेन का नाम हो जाएगा एक्स प्लेन, ओके। जो रेड वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है वाई एक्सेस, ये रेड वाला एरो, तो इसलिए इसका नाम हो गया वाई प्लेन। और जो ब्लू वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है हमारा जेड एक्सेस, इसलिए इसका नाम हो गया जेड प्लेन, ओके। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स का एक नेमिंग हम करते हैं कि उस प्लेन से परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस है, ओके। दैट्स वाई एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर आपका एक्स एक्सेस होगा, वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सेस और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सेस, ओके। एक डेफिनेशन ये हो गया।
और एक और तरह से हम बोलते हैं कि वो प्लेन किन दो एक्सिस को कंटेन करता है। ओके, किन दो एक्सिस को कंटेन करता है, उसके बेस पे भी हम प्लेन्स का नाम डिफाइन करते हैं। तो जैसे येलो वाला प्लेन है, इसमें आप देखोगे ये ब्लू वाली लाइन है और ये रेड वाली लाइन है, ये दोनों लाइंस इसी प्लेन के अंदर है। तो रेड वाली लाइन वाई एक्सिस है और ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है वो जेड एक्सिस है। तो चूँकि येलो वाला प्लेन वाई और जेड एक्सिस को कंटेन करता है, इसलिए इस येलो प्लेन का दूसरा नाम वाई जेड प्लेन भी है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि वाई प्लेन जो है उसको हम एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्स और जेड एक्सिस दोनों को कंटेन कर रहा है। और जो जेड प्लेन है ब्लू वाला, ये एक्स और वाई एक्सिस को कंटेन कर रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम एक्स वाई प्लेन हो गया। ओके, तो दो तरह से हम प्लेन्स को, कोऑर्डिनेट प्लेन्स का नाम डिफाइन करते हैं, और आपको क्वेश्चन में जिस तरह से भी मिले तो आपको समझने में आसानी होगी कि हाँ ये किस प्लेन की बात कर रहा है और क्यों ऐसा नोमेनक्लेचर है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात कर लेते हैं कि हम स्पेस में, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। तो 2 डायमेंशन में तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता था, राइट, क्योंकि हम एक प्लेन की बात कर रहे होते थे जिसमें कि एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मूव किया, वाई एक्सेस के अलॉन्ग मूव किया, तो हमें कोई पॉइंट मिल जाता था। ओके, अब यहाँ पे जो है चूँकि 3 डायमेंशनल स्पेस है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस टाइप के होते हैं, राइट। और जैसे हम 2 डायमेंशन में एक पॉइंट तक पहुँचते थे, प्लॉट करते थे, 3 डायमेंशन में भी वैसे ही हम प्लॉट करेंगे। तो मान लिया हमारे पास में यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, राइट, और हमें एक्स वाई जेड को प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से शुरू करेंगे, राइट, और ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स यूनिट्स जाएंगे। ओके, फिर जहाँ भी हम पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है। फिर हम वाई एक्सिस के पैरेलल वाई यूनिट्स चलेंगे और उसके बाद हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल, नॉट अलॉन्ग, जेड एक्सिस के पैरेलल हम जेड यूनिट्स चलेंगे। तो हम जहाँ पहुँचेंगे ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये सिमिलर है जैसा कि हम 2 डायमेंशन में प्लॉटिंग करते थे, बस इसमें एक एक्सिस एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो सिमिलरली हम उस डायरेक्शन में भी एक बार मूव करते हैं टू रीच द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, राइट। ओके, अब जो तीनों प्लेन्स हैं ना, जो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं हमारे, वो पूरे 3D स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो चूँकि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इनको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे 2 डायमेंशन में एक्स और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता था, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ क्या है कि 3 डायमेंशन में ऑक्टेंट्स होते हैं, राइट। चूँकि ये 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसलिए नाम दे दिया ऑक्टेंट्स। तो टोटल 1 से लेके 8 तक ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये तीनों प्लेन्स कैसे पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं नोटिस करने के लिए, है ना। तो अभी आप बस, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हमको ऑक्टेंट आइडेंटिफाई करने में इजी होगा, इसलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं बता रहा हूँ, बस वो आप देखिएगा, राइट। जैसे यहाँ पे है सेकंड ऑक्टेंट, उसके नीचे 6th है। ओके, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, राइट। ये थर्ड है, नीचे 7th है, 3 में 4 जोड़ दिया तो 7 आ गया। यहाँ पे 4th है, 4th में 4 जोड़ा तो 8th आ गया, राइट। तो मतलब जो ब्लू प्लेन यानी जो मेरा जेड प्लेन है उसके ऊपर जो भी ऑक्टेंट है उसके जस्ट नीचे वाला उससे 4 ज़्यादा है नंबर में, राइट। तो ऊपर अगर आपका थर्ड ऑक्टेंट है तो नीचे 3 + 4 7th ऑक्टेंट होगा। उसी तरह से ऊपर अगर आपके पास में 4th ऑक्टेंट है तो नीचे 4 + 4 8th ऑक्टेंट होगा, राइट। दिस इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये आगे कैसे काम आएगा अभी आपको पता लग जाएगा जब आप ऑक्टेंट आइडेंटिफाई करोगे तो, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड वो +++ होंगे, और नीचे 5th है वो ++- होंगे, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड ऑक्टेंट है, यहाँ पे हमारा -++ और नीचे -+- होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका साइन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में 3rd ऑक्टेंट है और नीचे उसके 7th ऑक्टेंट है ना।
थर्ड ऑक्टेंट का साइन जो है वो है माइनस माइनस प्लस है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का होगा, और सेवन्थ का नेगेटिव 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 टाइप का होगा। एंड फाइनली फोर्थ ऑक्टेंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में एक सिमिलैरिटी है। एक तो पहले इनके बीच का डिफरेंस 4 का है, और जो पहले दो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है उनका साइन सेम है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है तो नीचे भी प्लस माइनस है। ओके, इसी तरह से सब में है, और ये आपको इसलिए नोटिस करना है क्योंकि ऑक्टेंट्स आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। यहाँ तक अगर आपको इतनी बात भी समझ में आई है कि भाई ठीक है, ऊपर वाला जो है और जो नीचे वाला है उनके बीच में जो गैप है वो 4 का गैप है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं कि क्वाड्रेंट्स के हेल्प से, अगर आपको क्वाड्रेंट्स आइडेंटिफाई करने आता है तो उससे हम ऑक्टेंट्स तक कैसे पहुंच पाएंगे वो देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो है जो भी ऑक्टेंट का नंबर है उसके जस्ट नीचे वाला जो है उससे 4 ज़्यादा है, ठीक है। और ये कैसे यूज़ होगा अभी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो क्वाड्रेंट्स होते थे वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट बोलते थे, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखना है, इसकी हेल्प से हम ऑक्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आराम से। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने ये क्वाड्रेंट्स लिख दिए हैं। ओके, रिपीट करके लिखा हुआ है क्योंकि 4 + 4 8 होना चाहिए। ऑक्टेंट्स यहाँ से हम डिराइव करने वाले हैं, इसलिए 2 बार रिपीट करके लिखा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। ऑक्टेंट्स तक जाने के लिए हमें सिर्फ एक साइन और ऐड करना है इसमें, वो है z कोऑर्डिनेट का। एक्स वाई कोऑर्डिनेट का तो यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है जो कि एज इट इज़ ही रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा। अब हम आ रहे हैं ऑक्टेंट्स पे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक गैप छोड़ दिया, राइट। एक गैप छोड़ दिया यहाँ पे हम कुछ साइन डालने वाले हैं, राइट। अब देखिए वो क्या होने वाला है। पहले 4 ऑक्टेंट के लिए 1 2 3 4 के लिए ये जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। और 5th to 8th के लिए ये साइन नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? ओके, और एक चीज़ और देखिए कि फर्स्ट और 5th ऑक्टेंट में पहला 2 साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। सिमिलरली आप कोई और उठा के देख लो। सेकंड वाले में नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव है। थर्ड वाले में ये नेगेटिव नेगेटिव है, 7th में नेगेटिव नेगेटिव है, और 4th में नेगेटिव पॉजिटिव, 8th में भी नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अच्छा, और इनके बीच का गैप क्या है, 4 का है। फर्स्ट यहाँ है, 5th यहाँ है। दोनों के पहले 2 साइन सेम है और तीसरा वाला अलग है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बस इतने का अंतर है और 4 का गैप है। तो इन शॉर्ट अगर अभी आपको नहीं समझ में है तो मैं बता रहा हूँ, तीसरे साइन को इग्नोर करिए, पहले 2 साइन को देखिए और पहले 2 साइन को देख के क्वाड्रेंट बताइए, ठीक है। क्वाड्रेंट बता दिया आपने, मान लिया दूसरे क्वाड्रेंट में आया। अब क्या करना है, तीसरे साइन को देखना है। तीसरा साइन अगर पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेंट एज इट इज़ ऑक्टेंट का नंबर हो जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन है तीसरा तो उस क्वाड्रेंट के नंबर में 4 जोड़ दीजिए, तब वो ऑक्टेंट बन जाएगा, राइट। जैसा मान लीजिए कि आपको माइनस प्लस दिखा, तो माइनस प्लस 4th क्वाड्रेंट होता है। अब आप तीसरा साइन देखो क्या प्लस है, तो प्लस है तो कोई चेंज नहीं आएगा, 4th क्वाड्रेंट विल बी 4th ऑक्टेंट। ओके, अच्छा, यहाँ पे माइनस प्लस और थर्ड साइन माइनस है, तो माइनस प्लस जो है 4th क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है अगर हम 2D से कंपेयर करें तो। और तीसरा साइन माइनस है, तो चूँकि तीसरा साइन माइनस है तो हम जो क्वाड्रेंट आया है 4 उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, राइट। तो इस तरह से अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 3D में तो हम उसका ऑक्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम ऑक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है -5, 4, 9। तो पहले 2 को देखिए, राइट, पहले 2 को देखिए, माइनस प्लस। ओके, माइनस प्लस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ठीक है। तो इससे आया 2, और तीसरा साइन चूँकि पॉजिटिव है तो ये कोई असर नहीं डालेगा, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था इस केस में ये सेकंड ऑक्टेंट हो जाएगा, राइट। तीसरा नेक्स्ट देखिए 5, 4, 9। ओके, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और तीसरे का साइन पॉजिटिव है तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कन्वर्ट हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट में, राइट।
तीसरा देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ पे -9 है, नेगेटिव साइन है, तो फिर 2 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, इसलिए 6th ऑक्टेंट में चला गया। यहाँ -5, -4, -9, ओके। तो -5 और -4 जो है ये अगर क्वाड्रेंट में होते तो थर्ड क्वाड्रेंट में होते, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में। और चूँकि 9 का साइन नेगेटिव है तो फिर थर्ड में आपको 4 और जोड़ना पड़ेगा, तो 3 + 4 7th हो गया, तो ये हो जाएगा 7th ऑक्टेंट, ओके। उसी तरह से लास्ट वाला -5, -4 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का है, लेकिन 9 अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया थर्ड ऑक्टेंट में, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले 2 का साइन देखिए, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कीजिए, और अगर थर्ड वाला साइन पॉजिटिव है तो दैट विल डायरेक्टली बिकम द ऑक्टेंट, द नंबर ऑफ ऑक्टेंट, और अगर थर्ड वाला आपका नेगेटिव हो रहा है तो उसमें 4 जोड़ के ऑक्टेंट बन जाएगा, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप उससे ऑक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, राइट। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि हम अगर 3D स्पेस में 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको 2 ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, हमको डिस्टेंस निकालना है। और हमने क्या किया, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही आपका एक्चुअल डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, ओके। और ये बाकी क्या चीज़ है, ये हमने क्यूबॉइड क्रिएट किया हुआ है, और ये क्यूबॉइड ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि इसके जो एजेस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल हैं, राइट। इनके सारे एजेस किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस से पैरेलल ज़रूर हैं, ठीक है। ये पैरेलल हमने क्यों रखा है, ताकि ये डिस्टेंसेस मेजर करने में आसानी हो हमें, राइट। तो चलते हैं हम लोग इसके कैलकुलेशन पार्ट पे। अभी जो मैंने बोला, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के एजेस, ओके, इस क्यूबॉइड के एजेस कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल हैं, ओके। और ये क्यों पैरेलल रखा गया है, ताकि हमें इन एजेस का जो लेंथ है वो निकालने में आसानी हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए एम जो एज है वो वाई एक्सेस के पैरेलल है, एम एन जो एज है वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है, और जो बी एन एज है आपका, राइट, बी एन वो जेड एक्सेस के पैरेलल है, राइट। ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान रखा है x1 y1 z1, ओके, दिस इज x1 y1 z1, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट हमने मान रखा है x2 y2 z2, राइट। अब चूंकि ये क्यूबॉइड है तो इसमें आपको जितने ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, राइट। तो हम उसे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, फाइन। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल हम पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं ए बी एन, ओके, ट्रायंगल ए बी एन, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। एंगल एन जो है इसमें, इस ट्रायंगल में जो एंगल एन है वो 90 डिग्री है, तो ए बी एक तरह से आपका हाइपोटेनस हो गया, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए एम एन को देखेंगे। ट्रायंगल ए एम एन में जो एंगल एम है ये है आपका राइट एंगल, ओके। जब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए एन स्क्वायर को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ओके, ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ओके। तो ए एन स्क्वायर की जगह हमने ये पुट कर दिया तो हमारे पास में ए बी स्क्वायर हो गया ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, राइट। अच्छा, तो यहाँ से अब हम ए एम एन और बी एन की वैल्यू रखेंगे। अब जो ये क्यूबॉइड है इसके एजेस को हमने पैरेलल रखा है कोऑर्डिनेट एक्सेस से, तो फिर ये डिस्टेंसेस निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो ए एम पहले देखते हैं, ए एम कितना है, ए एम जो एज है वो वाई एक्सेस के पैरेलल है, और ये ए एम लेंथ निकालने के लिए, अच्छा, अब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट ए और एम के बीच का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पॉइंट बी, और यहाँ अगर मैं कोई पॉइंट क्रिएट करूँ, मान लिया कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया x, राइट। तो जो बी एक्स पॉइंट बी और x के बीच का डिस्टेंस है वही a और m के बीच का भी डिस्टेंस होगा, राइट। और जो y कोऑर्डिनेट होगा x का, राइट, पॉइंट x का, वही
ए पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट होगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो लेंथ आएगा ए एम, वो आएगा, हम बोल सकते हैं कि बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट एक्स का वाई कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ना बी एक्स बोल लो या ए एम बोल लो, ये दोनों लेंथ तो एक ही बराबर है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ये वाला एज, इसलिए दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दूं अगर मैं दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को, तो हमें ए एम लेंथ या फिर बी एक्स लेंथ मिल जाएगा, दोनों एक ही बराबर है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्स जो पॉइंट है इसका जो है वाई कोऑर्डिनेट ए के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। या सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पॉइंट एम है, पॉइंट एम का वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट से मैच करता है। ओके, जस्ट बिकॉज ये क्यूबॉइड हमने ऐसा बना रखा है कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, राइट। तो अगर हम वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें तो हमें ए एम डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो ए एम क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू, ओके, और इसका स्क्वायर हो गया वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। उसी तरह से हम एम एन देखें तो एम एन, अब एम एन में क्या है कि ये चूँकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर m का x कोऑर्डिनेट माइनस n का x कोऑर्डिनेट, ये वाला जो वैल्यू आएगा वो mn का लेंथ एक तरह से हमें दे देगा, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि जो पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट होगा वही पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और जो पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट होगा वही पॉइंट n का भी x कोऑर्डिनेट होगा। मतलब अगर हम a और b के x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें तो mn लेंथ हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। bn में भी सेम लॉजिक लगेगा, ये z एक्सेस के पैरेलल है तो फिर z कोऑर्डिनेट्स को हमने माइनस कर लिया तो फिर वो आ गया z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ओके, अच्छा, अभी मे भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये a का x कोऑर्डिनेट और m का x कोऑर्डिनेट कैसे सेम हो गया। ओके, तो आप देखो, आप am लाइन को आगे बढ़ा लो, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा लो, है ना। अब देख लो आपको m या a तक जाने के लिए x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलना होगा, ये डिस्टेंस, और ये दोनों केस में सेम है। ओके, m तक पहुंचने के लिए भी a तक पहुंचने के लिए भी x डायरेक्शन में आपको यह डिस्टेंस चलना है, ये जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ x एक्सिस पे। ओके, इसलिए दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है। ये कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ये कोऑर्डिनेट्स सेम हो रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि ये क्यूबॉइड हम ऐसे ले रहे हैं सच दैट कि इनके सारे एजेस किसी न किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल ज़रूर होंगे। दैट्स वाई इस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं। आप थोड़ा सा बैठ के सोचोगे और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हाँ ऐसा होगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करा तो फिर हमें ए भी मिल जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। ओके, जब हम 2 डायमेंशन में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पढ़ते थे तो बिल्कुल सिमिलर फार्मूला आया है, बस उसमें z नहीं होता था, इसमें एक नया टर्म ऐड हो गया z वाला, राइट। तो फिर फॉर्मूला बहुत ही सिमेट्रिकल है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप समझ भी पा रहे होगे, कन्विंस भी हो रहे होगे कि हाँ चलो ठीक है ऐसे ही होगा यहाँ भी। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये याद रखिएगा, आगे हमें बहुत काम आने वाला है। और ये तो याद रखना ही है, एक चीज़ और जो आगे काम आने वाली है वो ये है कि हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा अलोंग x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस या अलोंग z एक्सिस, तो फिर हम उसके रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके ही वो डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे अगर x एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस निकालना है तो हम दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, y एक्सिस के अलोंग निकालना है तो दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे एक दूसरे से, z एक्सिस के अलोंग कोई लेंथ निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो हम z कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा बिकॉज ये चीज़ आगे यूज़ होने वाली है और भी चीज़ें आएंगी उसमें, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो आपको अभी तो हमने बात किया कि कोई एक पॉइंट आपको जनरल पॉइंट गिवन है तो वो किस ऑक्टेंट में है आपको कैसे पता लगेगा, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का दिखेगा, है ना। तो अगर आप x एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो उसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट का ही कोई वैल्यू आएगा, नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगा, बाकी y और z कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा 0 0 होगा। ओके, x की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y और z वैल्यूज़ हमेशा 0 0 होंगे। तो जब भी आपको x, 0 टाइप का कोई कोऑर्डिनेट दिखता है इसका मतलब ये है कि वो एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे 35, 0, 0, मतलब आप x एक्सिस के पैरेलल 35 यूनिट्स चले ओरिजिन से, y पे 0 और z पे 0, तो जब y डायरेक्शन में 0 और z डायरेक्शन में 0 गए हैं तो फिर ये वाला पॉइंट x एक्सिस को छोड़ेगा ही नहीं, ये x एक्सिस पे ही रह जाएगा, है ना।
और ये इसलिए भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार होता है कि आपको एक जनरल पॉइंट मानना पड़ता है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो कैसे उसको एग्ज्यूम करें। उसको आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मत लिखो, वो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए वाई और जेड को 0 लिखना है, राइट। तो ये होता है जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब आप समझ गए होंगे वाई और जेड का कैसे आएगा। तो वाई एक्सेस पे जो जनरल पॉइंट आएगा वो आएगा 0,y,0। और बहुत ही ऑब्वियस है, जैसा एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट आता है उसी लॉजिक से वाई एक्सेस पे भी जो पॉइंट आएगा वो इस टाइप का आएगा, और जो जेड एक्सेस पे पॉइंट आएगा वो इस टाइप का आएगा 0,0,z। तो ये तो हो गई बात कि पॉइंट अगर आपका किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस पे है तो किस टाइप का आएगा, राइट। अब अगर किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे हो तो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये एक पॉइंट है जो कि एक्स प्लेन पे है, एक्स प्लेन बोल लिया या वाई जेड प्लेन बोल लिया, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, राइट। वाई और जेड यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज वो फिर वाई जेड प्लेन पे या एक्स प्लेन पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन बोला मतलब वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट होगा उसमें, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। या एक्स प्लेन बोल लिया मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई और जेड नॉन ज़ीरो नंबर्स होने चाहिए, तभी वो वाई जेड प्लेन पे एक्सक्लूसिवली लाई करेगा वो पॉइंट, राइट। ओके, अब जो हमारा पॉइंट एक्सेस पे था और जो प्लेन पे है उसमें क्या अंतर है। जो पॉइंट्स हमारे एक्सेस में थे उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स 0 थे, है ना, x,0,0 या फिर 0,y,0 या फिर 0,0,z। मतलब उसमें 2 कोऑर्डिनेट कोई ना कोई 0 होगा, मतलब वो पॉइंट एक्सेस पे है। और अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट 0 होगा कोई, मतलब वो किसी न किसी प्लेन पे लाई करता है, ओके। जो 0 होगा उस प्लेन में लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स प्लेन का पॉइंट है, एक्स प्लेन बोल लिया या फिर वाई प्लेन बोल लिया, ओके। सिमिलरली अगर वाई प्लेन पे कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वो वाई डायरेक्शन में अगर वो मूव कर गया तो फिर वो वाई प्लेन को छोड़ देगा ना, और हम नहीं चाहते वो पॉइंट वाई प्लेन को छोड़े, तभी तो वो वाई प्लेन में लाई करेगा। इसलिए वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है और एक्स और जेड नॉन ज़ीरो है, राइट। सिमिलरली आपका जेड प्लेन जिसका कोऑर्डिनेट होगा x,y,0, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको एज्यूम करना होता है कई बार पॉइंट कि एक पॉइंट है जो कि मान लिया जेड प्लेन पे है, तो जेड प्लेन पे पॉइंट है तो हम उसको x,y,z नहीं लिखेंगे, ओके। हम उसको x,y,0 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक वेरिएबल कम होता है, कैलकुलेशंस ईजी होते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कम से कम वेरिएबल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा कैलकुलेशंस करने में, राइट। तो ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस पे है या कोऑर्डिनेट प्लेन पे है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमको यहाँ पे बताना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ना चारों, वो किस ऑक्टेंट में है, या फिर एक्सेस पे है या फिर प्लेन पे है, ओके। तो या तो पॉइंट होगा तो किसी ऑक्टेंट में होगा, या किसी एक्सेस पे होगा, या किसी प्लेन पे होगा, और हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, या एक्सेस पे है या प्लेन पे, ओके। तो एक्सेस और प्लेन के बारे में तो आप जान गए हो। एक्सेस में जो है कम से कम आपके 2 कोऑर्डिनेट्स 0 होने चाहिए और प्लेन में एक कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, ओके। ये कंपल्शन है, तभी हम एक्सेस या प्लेन खोजेंगे। अगर तीनों नॉन ज़ीरो है तो वो किसी न किसी ऑक्टेंट में लाई कर रहा होगा, राइट। तो पहला है -2,0,9, ओके। इसमें एक ही 0 है, एक ही 0 है मतलब ये किसी न किसी प्लेन में होगा। 0 कौन सा है? वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाई प्लेन में है। वाई प्लेन बोल लीजिए या फिर एक्स जेड प्लेन बोल लीजिए। दूसरा वाला 2,9,0, इसमें भी एक 0 है, मतलब ये भी किसी प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? कोऑर्डिनेट कौन सा 0 है? जेड कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया जेड प्लेन में, राइट। तीसरा है 0,0,-1, अब इसमें 2 0 है, मतलब ये किसी न किसी एक्सेस पे लाई कर रहा है। नॉन ज़ीरो कौन सा है? -1, इसलिए किस पे हो गया? जेड एक्सेस पे, ओके। और ये लास्ट वाला तीनों नॉन ज़ीरो हैं तो ये किसी न किसी ऑक्टेंट में होगा। तो 13 इज़ पॉजिटिव, 17 -19 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब प्लस माइनस। तो प्लस माइनस हो गया आपका 4th क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट से रिलेट करते हैं ऑक्टेंट निकालने के लिए। ये हो गया 4th क्वाड्रेंट, और तीसरे का साइन पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं आया। 4th क्वाड्रेंट डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया 4th ऑक्टेंट में, तो इसलिए ये जो पॉइंट है 4th ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, राइट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब हम किसी भी तरह के पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किसी एक्सेस में लाई कर रहा है, किसी प्लेन में लाई कर रहा है, या किसी ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, राइट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं।
और अब हम बात करेंगे डायरेक्शन एंगल्स की, डायरेक्शन कोसाइंस की और डायरेक्शन रेशियोज़ की ऑफ अ लाइन। ओके, ये एक लाइन के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ अ लाइन। ओके, रेशियोज़ कोसाइंस एंगल्स सब एक लाइन के टर्म में डिफाइन होंगे। एक लाइन होगी तो ये उसी की प्रॉपर्टी है एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे आपका एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है, इसमें एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, है ना। इसको डेलिबरेटली ओरिजिन से पास करवाया गया है, क्योंकि ओरिजिन से पास करेगा तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कोई बात नहीं। ओके, अदरवाइज जो भी लाइन होगी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके डायरेक्शन एंगल्स होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। अच्छा, क्या होते हैं ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस से कोई ना कोई एंगल ज़रूर बना रही है, राइट। मतलब ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच में एक एंगल होगा, ये ब्लैक लाइन ये रेड लाइन के बीच में एक एंगल होगा, सिमिलरली ब्लैक और येलो लाइन के बीच में भी एक एंगल होगा। ओके, तो उन्हीं एंगल से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़ हैं। देखते हैं कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि द एंगल्स मेड बाई अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन। ओके, डायरेक्शन एंगल क्या हो गया, कोई भी लाइन जो भी एंगल्स बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सेस से, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव साइड से लेना है एक्सेस को, उससे जो भी एंगल बनाएगी वो होगा हमारा डायरेक्शन एंगल। तो 3 डायरेक्शन एंगल होंगे, एक एक्स एक्सेस के साथ में, एक वाई एक्सेस के साथ में और एक जेड एक्सेस के साथ में, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला आपका एक्स एक्सेस के साथ में है, ये एंगल वाई एक्सेस के साथ में है और ये वाला जो एंगल है ये जेड एक्सेस के साथ में है, राइट। तो ये तीनों एंगल्स को ही हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। और माइंडेड ये हमने बना रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, प्लस एक्स एक्सेस के साथ में, प्लस वाई एक्सेस के साथ में और प्लस जेड एक्सेस के साथ में, ये तीनों एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो इन तीनों एंगल्स का कलेक्शन कहलाएगा डायरेक्शन एंगल्स। 3 डायरेक्शन एंगल होंगे एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ में, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। आप किसी और भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड है तो हम अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करेंगे। अल्फ़ा वो एंगल है जो कि लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बना रही है, बीटा वो एंगल है जो लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में बना रहा है, और गामा वो एंगल है जो कि लाइन आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ में बना रहा है। ओके, तो अल्फ़ा बीटा गामा हो गए आपके डायरेक्शन एंगल्स, राइट। अच्छा, वो तो हो गया डायरेक्शन एंगल, बड़ा सिंपल था कि जो लाइन है वो तीनों एक्सेस के साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस के साथ में जो भी एंगल्स बना रही हैं वो डायरेक्शन एंगल्स हो गए। अब उन्हीं एंगल्स का अगर आप कॉस निकाल लोगे, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स थे डायरेक्शन एंगल्स, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा अगर आपने निकाल लिया तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इसको हम बोल देंगे डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। सो द कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। वेरी सिंपल, एक लाइन है, उसने तीनों एक्सेस के साथ में एक एक एंगल बनाया अल्फ़ा बीटा गामा, उनका कॉस वैल्यू निकाल लिया, वही होगा डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। ओके, तो अब हमें इन डायरेक्शन कोसाइन को इवैल्यूएट भी करना है, कैलकुलेट करना है, निकलते कैसे हैं। बिकॉज जैसे 2 डायमेंशन में होता था ना लाइन का स्लोप, तो लाइन के स्लोप से पता लगता था कि वो कहाँ पे इंक्लाइंड है और एक पॉइंट मिल जाता था तो उसका हम इक्वेशन भी लिख पाते थे, ठीक है। यहाँ पे भी हमको लाइन का इक्वेशन लिखना हो या आइडेंटिफाई करना हो कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे 2D में रेलेवेंस है स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन का, वैसे ही 3 डायमेंशन में डायरेक्शन कोसाइंस का रेलेवेंस है किसी स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके, उसके ओरिएंटेशन को जानने के लिए या उसका इक्वेशन निकालने के लिए या फिर फॉर अदर पर्पसेस, जो भी कंसर्न्ड क्वेश्चंस होंगे लाइन से रिलेटेड, उसमें ये एक तरह से स्लोप का काम करता है लाइन के 3 डायमेंशन में, कि क्या ओरिएंटेशन है इसका 3 डायमेंशन में, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हम ये डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, अगर हमें अल्फ़ा बीटा गामा मालूम है तो। ओके, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो, है ना। तो देखेंगे जो भी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से हम अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है तो, या फिर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो
हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ओके, ये तीनों एक्सेस से एक एक एंगल बना रही है, राइट। हमको उनका कॉस वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनाए हैं, ओके, और ये तीनों भी 3 डायमेंशन में आपको दिख रहे होंगे। ये जेड एक्सेस के साथ में हमने ये ब्लू लाइन के साथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। वैसे ही वाई एक्सेस के साथ में ये रेड लाइन लेके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, आपको दिख रहा होगा। और जो एक्स एक्सेस है उसके साथ में ये येलो लाइन लेके एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों क्रिएट किया है, हमको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना है। तो हम चाहते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा के ये तीनों वैल्यूज़ निकाल लें, राइट। अच्छा, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि बेस और हाइपोटेनस पता हो। बेस का लेंथ क्या है, हाइपोटेनस का लेंथ क्या है, ये पता हो। हाइपोटेनस का तो लेंथ हो गया ये जो आपका ब्लैक लाइन दिख रही है, इसका लेंथ, ओके। और सिमिलरली फिर ये तीनों लेंथ्स हमको पता करना होगा। ये तीनों लेंथ तो पता करना आसान है। पहले हम ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसका लेंथ निकाल लेते हैं, बिकॉज ये तीनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम कर रहा है और इवेल्युएट करते टाइम हमको इसके लेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। ओके, तो ये ब्लैक वाली लाइन का लेंथ निकालने के लिए हमने क्या करा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है ये वाले पॉइंट से, जो एंड पॉइंट है ना ये ब्लैक वाले लाइन का, यहाँ से जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दिया यहाँ जेड प्लेन पे, ओके। तो ये येलो वाली लाइन है वो सीधे नीचे परपेंडिकुलर आ रहा है इस प्लेन पे, और यहाँ से हमने फिर ओरिजिन को जोड़ दिया ये ब्लू वाली लाइन से, और फिर ये 2 लाइनें ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन बनाए हैं, जो कि ग्रीन वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और रेड वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बना रखा है ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएँ और ये लेंथ कैलकुलेट कर पाएँ, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको और क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने ओरिजिन को ओ मान लिया है और जो लाइन का एंड पॉइंट है उसको पी बोल दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम बोल रहे हैं एक्स, वाई, जेड, ओके। अच्छा, अगर ये एक्स वाई जेड है तो डेफिनेटली ये जो ओ एम लेंथ होगा वो एक्स होगा, बिकॉज एक्स वाई जेड तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, ओ से शुरू करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम एक्स यूनिट्स चलेंगे, फिर यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल वाई यूनिट्स चलेंगे, और फिर यहाँ से जेड एक्सिस के पैरेलल जेड यूनिट्स चलेंगे, तब हम यहाँ पॉइंट पी पे पहुँचेंगे, ठीक है। ये पॉइंट प्लॉट करने का बेसिक तरीका है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये ओ एम जो लेंथ होगा वो एक्स होगा, एम ए जो लेंथ है वो वाई होगा, और जो ए पी लेंथ है वो जेड लेंथ का होगा, ओके। बिकॉज ये सारे परपेंडिकुलर ही तो है। जो ए एम लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है। उसी तरह से ए एन जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ए पी जो लाइन है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो ओ एम लेंथ हो गया एक्स, ए एम लेंथ हो गया वाई, और ए पी लेंथ हो गया जेड, ओके। अब हमको क्या करना है, ये जो ओ पी लेंथ है ये फाइंड करना है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओ ए स्क्वायर निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल को देखते हैं ओ एम ए, ओके। इस ट्रायंगल में ओ ए जो है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और ओ एम ए जो एंगल एम है यहाँ पे इस ओ एम ए ट्रायंगल में वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, राइट। अच्छा, और ओ पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं ओ ए पी ये वाले ट्रायंगल को देखूँ, ट्रायंगल ओ ए पी, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ए पे राइट एंगल है, ओके। तो ओ पी स्क्वायर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर हम यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस ओ ए स्क्वायर की जगह हम ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर लिख देंगे, ओके। और ये ए पी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रिटेन हो जाएगा, और फिर ओ एम का लेंथ है एक्स, ए एम का लेंथ है वाई, और फिर ए पी का लेंथ है जेड के बराबर। तो ओ पी जो लेंथ आया वो आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एक्चुअली हमारा दूसरा पार्ट भी यही कंप्लीट हो गया है। ओ एम लेंथ एक्स है, ए एम लेंथ वाई है, और ए पी लेंथ जेड है। तो यही डिस्टेंसेस काम आने वाले हैं, ओके। तो एक तरह से बोलिए आपने सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए जो आपको चाहिए था, ओके। अच्छा, अब क्या करा हमने, ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि एक्स एक्सिस के साथ में हम बना रहे थे, है ना।
अब ओपी का लेंथ तो मेरे को पता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, ओके। और ओ एम जो लेंथ है वो एक्स है, तो कॉस अल्फा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस तो ओ एम है जो कि एक्स हो गया, और हाइपोटेनस आपका लेंथ ओ पी है जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आई एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस के साथ देखें तो फिर एंगल बन रहा है लाइन का के साथ बीटा, सो हमें कॉस बीटा फाइंड करना है। ये जो बेस है ओ एन वो लेंथ है वाई, और हाइपोटेनस तो वाई है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कॉस बीटा की वैल्यू, ओके। और उसी तरह से हम जेड एक्सिस के साथ में भी कॉस गामा निकाल लेंगे, ओके। तो जो एंगल बन रहा है जेड एक्सिस के साथ में वो गामा है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी है, तो इसमें आपको बेस है ओ क्यू और हाइपोटेनस ये लाइन ओ पी है, तो कॉस गामा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो आएगा जेड ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। तो हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैलकुलेट कर लिया, ओके। किस लाइन के लिए कैलकुलेट किया, एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और उस लाइन पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कोई जनरल पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और उसको लेकर हमने कैलकुलेट किया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ओके। दैट इज़ वैलिड उस लाइन के लिए जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, राइट। क्या बाकी लाइन जो ओरिजिन से नहीं पास करती उनका डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता, होता है, ऐसे ही होता है, सिमिलर फैशन में होता है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। बट अभी जो रिजल्ट आया वो आया एक ऐसी लाइन के लिए जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ओके। बट सिमिलर रिजल्ट्स आपको सारे लाइन्स के लिए मिलने वाले हैं, राइट। ओके, तो ये हमारा आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू, राइट। हम डायरेक्शन कोसाइंस को एल कॉमा एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा बार बार, अगर जनरल सेंस में लेना हो तो एल कॉमा एल लिख दिया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अच्छा, अब इन डायरेक्शन कोसाइंस को लेके एक ऑब्जर्वेशन है, तीनों का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो 1 के बराबर आएगा, राइट। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है किसी भी लाइन के लिए, वो ओरिजिन से पास करे या ना करे, ओके। ये कैलकुलेशन करने के लिए हमने लाइन को ओरिजिन से पास करवाया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो और समझ में आए अच्छे से, राइट। बट ये रिजल्ट सबके लिए वैलिड है। अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल कॉमा एन है या फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो तीनों का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी, राइट। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और एल एम एन के टर्म्स में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1, ठीक है। अब ये बड़ा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना होता है, ये बहुत जगह काम आता है, राइट। एक चीज़ और हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा को भी लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड कॉस स्क्वायर गामा को भी कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर गामा के टर्म्स में, थोड़ा सा रीअरेंज किया और मैनिपुलेट किया, तो जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स 2, ओके। तो ये रिजल्ट जो है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, राइट। ओके, तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि डायरेक्शन को साइंस को स्क्वायर करके अगर हम जोड़ते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए, राइट। या आप एज अ चेक भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन को साइंस निकाल रहे हो तो एक बार तीनों को स्क्वायर करके जोड़ लिया, अगर वो 1 नहीं आ रहा है मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है, बिकॉज हर केस में डायरेक्शन को साइंस को स्क्वायर करके जोड़ने पे वैल्यू हमेशा 1 आती है, राइट। ओके, तो अभी तो हमने देखा कि ओरिजिन से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे या कैसे लिखेंगे, और अब हम देखने वाले हैं कि अगर कोई रैंडम लाइन है जो कि पर्टिकुलर किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है, मान लिया कि वो लाइन के बारे में दिया हुआ है कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रही है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी हमने सेम काम किया है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों पॉइंट को, मान लिया एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और यहाँ हमने एक क्यूबॉइड क्रिएट किया है, और ये क्यूबॉइड ऐसे क्रिएट किया गया है कि इनके जो एजेस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब वो क्यों किया गया है आप अब तक समझ गए होंगे,
कि हम ये डिस्टेंसेस निकालने वाले हैं, और अगर ये एजेस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे तो सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके हम इन डिस्टेंसेस को निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कॉस अल्फ़ा निकालने वाले हैं। अच्छा, अब एक चीज़, जो अल्फ़ा एंगल हमने दिखा रखा है, लाइन तो हमारी ए बी है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ए बी लाइन है ना। अल्फ़ा एंगल हमने इस लाइन ए बी का सी ए से लिया हुआ है। सी ए से क्यों लिया हुआ है, क्योंकि जो सी ए हमारा लाइन है या जो एज है क्यूबॉइड का वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो ये एक्चुअल लाइन ए बी सी ए से जितना एंगल बनाएगी उतना ही एक्स एक्सिस से भी एंगल बनाएगी, राइट। तो इस एंगल को हम इफेक्टिवली अल्फ़ा बोल सकते हैं, और इससे कैलकुलेट कर लें तो हमें एक्चुअल जो एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट करना था वो मिल जाएगा, राइट। तो हम निकालना चाहते हैं कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा कैसे निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी सी आप देख पा रहे होंगे, ये एक राइट ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है सी पे, और ए बी जो है वो हाइपोटेनस है, सी ए इसका बेस है, राइट। ओके, तो अब अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस चाहिए ए सी जो कि बेस है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए कॉस अल्फ़ा निकालने के लिए, तो आप समझ गए होंगे, पहले भी हमने कैलकुलेट किया है, ये x1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये बेस हो गया x1 माइनस x2, और हाइपोटेनस चाहिए मुझे a और b का लेंथ। ओके, a और b के बीच का लेंथ जो है हाइपोटेनस है। तो दो पॉइंट के बीच का लेंथ हम पहले निकाल चुके हैं, वो आता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है x1 माइनस x2 और हाइपोटेनस a और b के बीच का डिस्टेंस जो कि ये है, राइट। तो कॉस अल्फ़ा आ गया, सिमिलरली कॉस बीटा कॉस गामा भी आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा एंगल जो है लाइन ए बी वो बना रहा है लाइन ए सी के साथ में। ए सी के साथ क्यों, बीटा एंगल क्या है, बीटा एंगल है वो एंगल जो एक लाइन वाई एक्सिस के साथ में बनाएगा, दैट इज़ एक्चुअल बीटा। बट चूंकि वाई एक्सिस और ये जो एज ए सी है या लाइन ए सी है वो दोनों पैरेलल हैं, इसलिए जो एंगल ये लाइन वाई एक्सिस के साथ में बना रहा होगा वही एंगल ये लाइन ए सी के साथ में भी बना रहा होगा, दैट्स वाई हम इसको बीटा मान सकते हैं, राइट। अब कॉस बीटा कैसे आएगा, हम ट्रायंगल ए बी सी को कंसिडर करेंगे जो कि सी पे राइट एंगल्ड है, तो ए सी हमारा बेस हो जाएगा और ए बी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। अब चूंकि ए सी जो एज है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस y1 माइनस y2 हो जाएगा। हम ए और बी के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके निकाल रहे हैं, ओके। और जो ए बी लेंथ है वो तो फिक्स है, रूट अंडर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे आपका बीटा आ गया। अब हम आगे चलेंगे और कॉस गामा निकालेंगे। ओके, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं गामा हमने माना है लाइन के और लाइन ए सी के बीच के एंगल को। अब ए सी चूँकि जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो ए बी जो ए सी से एंगल बना रहा होगा वही लाइन ए बी जेड एक्सिस से भी बनाएगा, दैट्स वाई इस एंगल को हमने गामा बोल दिया। ये राइट एंगल सी पे है, तो यहाँ पे जो कॉस गामा निकालेंगे उसके लिए बेस हमारा ए सी हो जाएगा और हाइपोटेनस तो एज यूजुअल ए बी रहेगा, ठीक है। अब ए सी लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो ए सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया हमने ए और बी के, तो हमारे पास में आ गया ए सी लेंथ। ए सी लेंथ कितना, z1 माइनस z2 ओवर ए बी का लेंथ जो कि इतना है, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि अगर लाइन ओरिजिन से पास करे और उस पर कोई एक पॉइंट आपको दिया हो एक्स वाई जेड, तो फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। यहाँ पे अगर कोई जनरल लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रही है, तो उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो हम उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ओके। अब जो बाकी रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे भी वैलिड है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो पहले तो ये हमने लिस्ट डाउन कर लिया कि भाई इस केस में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन पे, तो ओके। अच्छा, आप यहाँ पे भी देखो, अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा करोगे और कॉस स्क्वायर बीटा करोगे और कॉस स्क्वायर गामा करोगे और तीनों को जोड़ दोगे तो वापस से 1 आएगा, ओके। कॉस स्क्वायर अल्फा करने पे क्या होगा, ऊपर x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे वाला रूट हट जाएगा,
कॉस स्क्वायर बीटा करने पे क्या होगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला रूट हट जाएगा। कॉस स्क्वायर गामा करने पे सिमिलर, ओके। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो क्या आएगा, नीचे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, सेम चीज़, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गया। तो इस केस में भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, ओके, लाइन ओरिजिन से पास करे या ना करे। प्लस उसके आगे जो हमने रिजल्ट लिखा था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, वो भी 2 के बराबर आएगा, बिकॉज सिमिलर कैलकुलेशंस होने वाले हैं, राइट। तो रिजल्ट सारे सेम हैं, बस दोनों केस में डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ओके। अदरवाइज बाकी सारे रिजल्ट सेम हैं, तो इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ बाइफर्केशन है नहीं एक्चुअली, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। हमने डायरेक्शन एंगल की बात की। डायरेक्शन एंगल क्या है कि जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल बना रही है वो डायरेक्शन एंगल हो गए, उनका कोसाइन निकाल लिया तो वो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब डायरेक्शन रेशियो क्या है, जब हम डायरेक्शन कोसाइन को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्शन रेशियो बन जाता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब डायरेक्शन कोसाइंस को किसी पर्टिकुलर रियल नंबर से आप नॉन ज़ीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे, राइट। मतलब अगर आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो मैंने एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर लिया k, तो k से मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है डायरेक्शन रेशियो बन गया, ठीक है। तो अब ये जो k एक रियल नंबर है, ये तो मेरी चॉइस है ना, k मैं कोई भी रियल नंबर मान सकता हूँ। रियल नंबर तो इन्फिनाइट है, किसी ने 2 मान लिया, किसी ने 4 मान लिया, किसी ने -1/2 मान लिया, किसी ने √3 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कुछ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो मैं उसमें अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करके अलग अलग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो फिक्स है, लेकिन एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन तो फिक्स है, वो यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में हम एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करके नॉन ज़ीरो नंबर को हम एक नया डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक सेट आ गया डायरेक्शन रेशियो का, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा आ गया, -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा आ गया, ठीक है। तो मुद्दा ये नहीं है, डायरेक्शन रेशियो तो हम निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके, बट हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है। जब डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास में तो डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत क्या है और क्या यूज़ है इसका, तो वो अभी हम आगे समझते हैं। देखिए, मान लिया कि ये जो है डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन का 1/√3 1/√3 1/√3। ऑफकोर्स आप इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आएगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन की एक खास बात है कि तीनों नंबर्स को आप स्क्वायर करके जोड़ते हो तो 1 आता है ना। 1 नहीं आ रहा है मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, कुछ और है, मे बी डायरेक्शन रेशियो हो या फिर कुछ और हो। अब अगर मैं इन तीनों नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2/√3 2/√3 2/√3। तो ये क्या बन गया, एक डायरेक्शन रेशियो बन गया, ठीक है। अगर मैं तीनों में √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो ऊपर मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस दिख रहे हैं, इन तीनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आएगा 1 1 1 1 1 1 भी डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। मतलब आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके अलग अलग डायरेक्शन रेशियो बना सकते हैं सेम लाइन का। अगर कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है 1/3 2/3 2/3 और मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो जो डायरेक्शन रेशियो आएगा 1,2,2 आएगा। ये एक डायरेक्शन रेशियो हुआ, और भी निकाल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड बॉक्स में देखो, यहाँ पे एक डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ब्लैक कलर में, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तीनों को तो आया 1, 0, -1, तो ये एक डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है। अब हम एक कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्यों मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। आप ध्यान से एक चीज़ देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये ना नंबर बड़े अटपटे से हैं, 1/√3 1/√3 1/√3 है ना, और उससे बहुत ज़्यादा सिंपल नंबर है ये 1 1 1। तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहोगे
तो 1/√3 वाले सेट के साथ करना चाहोगे या 1 1 1 के साथ करना चाहोगे? डेफिनेटली 1,1,1 बहुत ही सिंपल नंबर है एज़ कम्पेयर टू 1/√3 है ना। तो हम कैलकुलेशंस करना चाहेंगे 1,1,1 के साथ में, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो भी एक तरह से आपको वही चीज़ बता रहा है, एक लाइन के इंक्लिनेशन के बारे में ही बता रहा है, डायरेक्शन कोसाइन भी वही बता रहा है, लेकिन हम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो सिंपल नंबर्स आते हैं और कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है इनका लिंक बस इतना ही है कि डायरेक्शन कोसाइन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, और हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो सिंपल हैं। और बात बस इतनी सी है कि हम डायरेक्शन रेशियो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमको कैलकुलेशन सिंपल नंबर्स के साथ में करने को मिले, और कोई बात नहीं है। बाकी दोनों जो है एक तरह से सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, सो वाई डायरेक्शन रेशियोज फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल मैनिपुलेशंस, राइट। और डायरेक्शन रेशियोज इन्फिनिट हो सकते हैं बिकॉज आपकी चॉइस है, आप किस रियल नंबर से डायरेक्शन को साइन को मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियो बनाना चाहते हो, राइट। अच्छा, जैसे हम LMN से डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते थे, डायरेक्शन रेशियो को हम A, B, C से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कोई और वेरिएबल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ठीक है, स्टैंडर्ड ये है तो फिर, या कन्वेंशन ये है तो फिर हम भी मान के चलेंगे कि ठीक है, ABC से हम डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे और LMN से डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ओके, अब मान लिया कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, ओके, तो आपने सीख लिया कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। सिंपली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अपनी चॉइस का एक डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। बट अब उल्टा देखते हैं, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है तो फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तो एक तरह से सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस अंतर क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन में जब आप तीनों नंबर को स्क्वायर करके जोड़ते हो तो 1 आता है, डायरेक्शन रेशियो के केस में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज, अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो तक कैसे पहुँचे? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन तक कैसे पहुँचेंगे? किसी नंबर से डिवाइड करके, ठीक है। जस्ट दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा ना। और पर्पस क्या है, किस नंबर से डिवाइड करना है? ऐसे डिवाइड करना है कि जब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बने तो वो जो तीनों नंबर हैं उनका स्क्वायर करने पे 1 आना चाहिए, ओके। यही तो डिफरेंस है ना डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में, कि जब डायरेक्शन रेशियो को आप डायरेक्शन कोसाइन बना दोगे तो तीनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये तो खैर प्रॉपर्टी हो गई कि डायरेक्शन कोसाइन अगर LMN है तो L² + M² + N² 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो ABC है तो A² + B² + C² 1 नहीं आएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि ABC को कुछ ऐसा बना दें कि फिर उन तीनों को जोड़ के 1 आ जाए, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए डायरेक्शन कोसाइन में। अब मान लेते हैं कि A² + B² + C² K² के बराबर आ रहा है, मान लिया 1 नहीं आ रहा है, K² के बराबर आ रहा है। तो इसी इक्वेशन को लेके ना आगे बढ़ते हैं। A + B, ये K² से ना डिवाइड कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा A² + B² + C² ओवर K² = 1, राइट। अब इन तीनों को सेपरेट कर लिया, ये एडिशन पे तोड़ दिया, तो A² + K² + B² / K² एंड सो ऑन, ये 1 के बराबर हो गया। अब K² है कितना अपना इनिशियली? A² + B² + C² के बराबर है, तो हमने K² की जगह A² + B² + C² रख दिया, ठीक है। तो ये निकल के आया हमारे पास में, ओके। अब आगे इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया कि नीचे ना रूट लगा लिया, है ना, नीचे क्या किया, रूट लगा लिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। A² / रूट A² / A² + B² + C² को हम लिख सकते हैं A / रूट अंडर A² + B² + C² का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म के साथ और ये थर्ड टर्म के साथ, और ये आएगा 1। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो पहले ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है उसका स्क्वायर, प्लस तीसरे ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है उसका स्क्वायर 1 के बराबर आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये तीनों नंबर्स जो है अब बन गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। और इफेक्टिवली क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, हमने A, B और C को एक नंबर से डिवाइड किया है, और वो नंबर क्या है, रूट अंडर A² + B² + C², ओके। तो अगर ABC डायरेक्शन रेशियो है तो आप उसको जब रूट अंडर A² + B² + C² से डिवाइड कर देते हैं तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है, करेक्ट। और इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 आ भी रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो तक कैसे गए थे?
एक नंबर को मल्टीप्लाई करके, अब डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन तक कैसे आएंगे, एक नंबर से डिवाइड करके, और वो नंबर ये है, राइट। तो ऐसे हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, राइट। तो 2 डायमेंशन में तो सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ रखा है, ओके। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का फार्मूला यहाँ पे भी आने वाला है, और ये निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये लाइन पी क्यू है, ओके, ठीक है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और पॉइंट ओ है इस लाइन सेगमेंट पी क्यू पे, जो कि पी क्यू को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है इंटरनली, ओके। इंटरनल डिवीजन का मतलब हो गया कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे होगा, ओके, मतलब पी और क्यू के बीच में कहीं पे होना चाहिए। एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट ओ फिलहाल पी और क्यू के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, और ओ पी अपॉन ओ क्यू m/n के बराबर है, ओके, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम मान के चल रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस प्लेन पे, प्लेन Z पे, और इसका कोऑर्डिनेट ZA है, मतलब पॉइंट A आ रहा है, और पॉइंट Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यहाँ पे पॉइंट C आ रहा है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। O से भी सिमिलर काम किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि B आ रहा है। अब ABC को जोड़ दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, और ABC के पैरेलल ही हमने O से एक लाइन बनाया है, और ये AP लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो M पे कट करेगा, और CQ लाइन को ये N पे कट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन से हमें OBAM एक रेक्टेंगल मिल रहा है, और ONCB एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट एंगल C एक राइट एंगल है, एंगल N भी एक राइट एंगल है, एंगल M एक राइट एंगल है, और एंगल A भी एक राइट एंगल है, और जो AM लाइन है या QC लाइन है या फिर OB लाइन है, ये सब के सब Z एक्सिस के पैरेलल हैं। तो अगर इनका डिस्टेंस या लेंथ हमको निकालना होगा तो सिर्फ और सिर्फ Z कोऑर्डिनेट को माइनस करना होगा, डिस्टेंसेस या लेंथ्स हमें मिल जाएंगे, राइट। एक चीज़ और, ये पॉइंट O, M और N इस प्लेन से एक ही हाइट पे हैं, तो M का, O का और N का Z कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो जो पॉइंट O है उसको हमने मान रखा है x, y, z, तो O का भी Z कोऑर्डिनेट Z के बराबर है, M का भी Z के बराबर है, और N का भी Z के बराबर ही है, राइट। अच्छा, अब m/n क्या है, OP/OQ, ओके, OP/OQ, ये तो बाई डेफिनेशन है या बाई कंस्ट्रक्शन है जो हम निकालना चाह रहे हैं। अब ये OP/OQ MP/NQ होगा, कैसे होगा, क्योंकि ट्रायंगल OMP और ONQ सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, राइट। कैसे, ये राइट एंगल हो गया, और ये वाला एंगल जो है O जो वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपके दो एंगल्स सेम हो गए, तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा, है ना। एंगल सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो फिर हम OP/OQ को MP/NQ लिख सकते हैं। अब हमें MP डिस्टेंस निकालना है, तो MP जो लाइन है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब पैरेलल है, तो M का Z कोऑर्डिनेट माइनस P का Z कोऑर्डिनेट MP डिस्टेंस दे देगा, तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1, ठीक है। क्योंकि O, M और N का Z कोऑर्डिनेट हमने Z मान रखा है, P का Z1 है और Q का Z2 है, वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा हमने, ठीक है। तो MP हो गया Z माइनस Z1, और NQ यहाँ है, तो इसमें हमने क्या करा कि Q से N के कोऑर्डिनेट को माइनस किया, Z कोऑर्डिनेट को, तो Q का तो Z कोऑर्डिनेट Z2 है और N का Z है, तो ये हो गया Z2 माइनस Z। अब M/N हो जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये बीच से हटा दिया, ठीक है, इन दोनों को डायरेक्ट इक्वेट किया। अब थोड़ा सा रीअरेंज किया और Z निकालने की कोशिश की, तो हमें Z की वैल्यू मिल गई ये, ठीक है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं पॉइंट O का, ठीक है, बट अब हम उतने कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे हैं, है ना। ये एक हमने करके दिखा दिया, इससे क्लैरिटी हो गई होगी कि बाकी दोनों भी ऐसे ही निकलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने O के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया, क्या आया ये, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अगर आप इसको 2D में जो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था 2 डायमेंशन में, उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये पार्ट तो बिल्कुल भी सेम है,
बस इसमें एक एक्स्ट्रा z कोऑर्डिनेट वाला पार्ट आ गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, बस z कोऑर्डिनेट जुड़ गया है, राइट। ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, अगर O मिड पॉइंट होता तो O अगर मिड पॉइंट होता तो फिर m/n 1/1 हो जाता, ओके, और m/n 1/1 बोल सकते हैं, तो m+n जो है आपका 2 हो जाता, ठीक है। तो अगर m को 1 मान लें, n को 1 मान लें, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो mn 1 हो जाएंगे। तो ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से mn गायब हो जाएगा, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, और नीचे m+n को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गया आपका, अगर किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना हो तो फिर वो दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द मिड पॉइंट, है ना। बिल्कुल सेम जैसे आपने 2D में पढ़ रखा है वैसा ही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे मिड पॉइंट के, राइट। अब हम थोड़ा एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर लेते हैं ना। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है, जैसे मान लिया ये PQ मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब PQ को पॉइंट O डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब हो जाएगा वो जो पॉइंट O है वो P और Q के बीच में नहीं होगा, उस लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं और एक्सटेंशन पे लाई कर रहा होगा वो, ठीक है। मान लिया इस केस में यहाँ पे लाई कर रहा है। अब m/n रेशियो का मतलब क्या हुआ, किस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल सेम है जैसा पहले वाले केस में था। P से O का डिस्टेंस जो कि m है, ये पॉइंट P है और ये O है, ये डिस्टेंस m दिख रहा है आपको, है ना। P से O का डिस्टेंस, और फिर Q से O का डिस्टेंस, ठीक है। तो Q से O का डिस्टेंस क्या है, n है। तो ये रेशियो हो गया m/n। इंटरनल में भी ऐसे ही लॉजिक चलता है डिस्टेंसेस का रेशियो के लिए, एक्सटर्नल में भी लॉजिक सेम टू सेम है ना। तो वो आपको देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, राइट। बस इस केस में आपको करना क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन में, कि जो प्लस लगा था आपको वहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। मतलब अगर 1:2 एक्सटर्नल लिखा है, इसका मतलब हो गया -1:2 इंटरनल, या फिर 1:-2 इंटरनल, है ना। तो एक्सटर्नल इंटरनल में ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपको कोई रेशियो इंटरनल दिया है तब तो बात ही खत्म हो गई, है ना। एक्सटर्नल दिया है तो आपको करना क्या है कि उस रेशियो में किसी एक नंबर में माइनस लगा देना है, ठीक है। और फॉर्मूला नया याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही फॉर्मूला चल जाएगा। आप माइनस लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ n पे भी माइनस लगा सकते हो, m पे भी लगा सकते हो, एक ही बात है। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो माइनस वाला साइन है वो m पे चला जाएगा, n पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले मोर और लेस सिमिलर है। जब भी आप रेशियो निकालो, अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन है, नेगेटिव आता है तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन है। यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत दिक्कत है तो आपने दोनों फॉर्मूले अलग अलग याद कर लिए कि ठीक है वो इंटरनल का हो जाएगा, ये एक्सटर्नल का हो जाएगा, है ना। ओके, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और मेरे को बताना है कि वो कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ और इस पे 3 पॉइंट्स बना दूँ, मान लिया यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इनके कोलिनियर होने के लिए क्या ज़रूरी है, ये डिस्टेंस पहले 2 पॉइंट के बीच का और दूसरे तीसरे पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ूँ तो वो पहले और तीसरे के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, PQ, QR और PR ये तीनों डिस्टेंसेस निकाल लिए, ठीक है। अब इनमें से किसी 2 का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ऐसा नहीं होता है तो नहीं होंगे, ठीक है। इनिशियली हमको नहीं पता रहेगा कि किन 2 को जोड़ने पे तीसरा आएगा, वो हम तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, फिर जो सबसे बड़ा होगा उसको छोड़ दिया, दोनों छोटे वाले को जोड़ के देखेंगे कि थर्ड वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो PQ आ रहा है यहाँ पे √14, QR आ रहा है यहाँ पे 2√14 और PR आ रहा है 3√14। तो आप PQ और QR को जोड़ोगे तो PR के बराबर आ जाएगा, इसलिए PQR कोलिनियर हो जाएंगे, यही लॉजिक है, राइट। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। So find the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are A, B and C, ठीक है। अच्छा, सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। अगर आप ट्रायंगल के मीडियंस बनाओगे तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक मीडियन बना रखा है AM। अब मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे आपको एक लाइन बनाना है सच दैट ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे वो साइड का मिड पॉइंट हो, ठीक है। तो M जो है साइड BC का मिड पॉइंट है, राइट।
और कोई भी मीडियन को जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके जी का जो कि सेंट्रॉइड है इसका कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एम मिड पॉइंट है बीसी का, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जी जो है वो ए एम को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स और ए के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एम प्लस 1 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2+1, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाया सिंपल, तो कैलकुलेशन करने पे आ गया हमारा x1 + x2 + x3/3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स जिसके वर्टिसेस आपको दिए हों, ठीक है। ये एक रेडीमेड रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, कहीं कहीं डायरेक्टली भी यूज़ हो जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 8, 10 एंड 6, 10, -8 इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, और ये YZ प्लेन को कट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें निकालना है, राइट। अच्छा, अब YZ प्लेन पे कोई पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म का होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। प्लेन पे कोई पॉइंट होता है तो उसका एक कोई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, YZ नॉन ज़ीरो होंगे, राइट, ठीक है। अब मैंने रेशियो मान लिया, जिस रेशियो में ये 0, y, z पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, वो k:1 मान लिया, ठीक है। हम इसको m:n मान सकते थे, लेकिन m:n मानेंगे तो उसमें m और n 2 वेरिएबल आएगा, ठीक है, और हम एक वेरिएबल को कम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। k:1 मान के रिजल्ट सेम आता है, कोई अंतर नहीं आता हमेशा। और ये टेक्निक जो है आप पहले भी अगर सेक्शन फार्मूला यूज़ किए हैं या क्वेश्चंस बनाए हैं तो जानते होंगे, ठीक है। तो रेशियो मान लेंगे k:1, जस्ट बिकॉज m:n क्यों नहीं मान रहे, उसमें 2 वेरिएबल है, कैलकुलेशन के लिए 2 अलग अलग इक्वेशन चाहिए होंगे, तो वो हमारे पास में है नहीं, एक ही इक्वेशन बनने वाला है, इसलिए k:1 मान लिया। और हमेशा k:1 ही मान के चलेंगे, बिकॉज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, और ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए या इसी वीडियो के लिए नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स में ये है कि आप जितने कम वेरिएबल्स के साथ काम करो उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो रेशियो मान लिया k:1। अब हमने क्या किया कि x कोऑर्डिनेट निकाला, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट इस कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इसका जो है कितना आएगा सेक्शन फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो वो हो जाएगा k × 6 + 1 × 4 डिवाइडेड बाई k+1, है ना। सेक्शन फार्मूला का सिर्फ x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0 है, YZ तो पता नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, मेरा काम सिर्फ x वाले पार्ट को लगा के हो जाएगा, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट वाले पार्ट पे हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्या किया हमने, k × 6 × 1 × 4 अपॉन k+1, वो आएगा 0 के बराबर, x कोऑर्डिनेट के बराबर, है ना, x को इक्वेट कर रहे हैं हम। इसको हमने सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई -2/3 के बराबर, है ना। अब नेगेटिव साइन आने का मतलब होता है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ओके। नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल डिवीजन, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन। अच्छा, आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, और हमने ये जो पॉइंट बनाया है ये तो इन दोनों जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में बना दिया है। और बात ये हो रही थी कि जब एक्सटर्नल डिवीजन आप करोगे तो फिर वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं हो सकता, उसके एक्सटेंशन पे होना चाहिए बाहर, ठीक है। तो ये क्या फिगर गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, फिगर पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो गलत है तो फिर आंसर कैसे आ रहा है, आंसर एक्चुअली आ जाएगा, है ना। आप इसको इंटरनल में रखो एक्सटर्नल में रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या है ना, सिर्फ हमने एक रेफरेंस के लिए बनाया है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, ठीक है। एक्चुअल जो है वो ये डायग्राम बनना चाहिए इस तरीके का, राइट। ये एक्चुअल डायग्राम है नीचे वाला, ये ऊपर वाला गलत है, बट आपको इनिशियली थोड़ी ना पता होगा कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आप इंटरनल वाला बना के चलो, आंसर तो वैसे भी आना है, ठीक है। हमेशा आप इंटरनल वाले टाइप का डायग्राम बनाइए जिसमें आप जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसको आप लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं रखते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर में आपको प्लस माइनस बता देगा
कि इंटरनल डिवीजन है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। तो रेशियो -2:3 मान सकते हैं या फिर 2:3 एक्सटर्नली ऐसे लिख सकते हैं, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। ओके, तो ये मेरा वाई एक्सिस है और मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट की बात की जा रही है, और 5√2 डिस्टेंस ये भी हो सकता है और 5√2 डिस्टेंस इधर नीचे भी हो सकता है। तो डेफिनेटली कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि दो आंसर आने वाले हैं इसके डेफिनेटली, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वाई एक्सेस पे एक पॉइंट माना, और वाई एक्सेस पे पॉइंट कैसा होगा, 0,y,0 टाइप का होगा। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब 0,y,0 और 3,-2,5 के बीच का डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। ये हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स 5√2। ये 5√2 क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई y की -6 या 2, ठीक है। तो या तो वो पॉइंट 0,-6,0 होगा या 0,2,0 होगा। ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से 3,-2,5 से 5√2 यूनिट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। एक आपको वाई एक्सेस पे पॉइंट मानना था और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर डिस्टेंस को इक्वेट करना था, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points this, ठीक है। Find the coordinates of the point R, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। तो ये एक लाइन है PQ और इस पे एक पॉइंट है यहाँ पे R। अब इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो हमें ज़्यादा मतलब है नहीं उससे, ऐसे फिगर बनाओ आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर हम वापस से वही मानेंगे, यहाँ मान लिया पॉइंट P है और यहाँ पे मान लिया पॉइंट Q है ना, और ये रेशियो वापस से k:1 का मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान रखा लेट R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो k:1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R आर गिवन बाई। तो R का कोऑर्डिनेट कैसे दोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 8k + 2/k+1 -3/k+1 10k + 4/k+1, ठीक है। क्या किया, k में मल्टीप्लाई किया Q वाले कोऑर्डिनेट को और 1 से मल्टीप्लाई किया P वाले कोऑर्डिनेट को डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, है ना। अब ये तो आ गया। अब जब तक k की वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक हम r का कोऑर्डिनेट बता नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा k के टर्म्स में है ना। तो अब क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि x कोऑर्डिनेट r का 4 है, ठीक है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको हमने 4 से इक्वेट किया तो k की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाले कोऑर्डिनेट में सीधा सीधा k की वैल्यू 1/2 लगा दी और इवैल्यूएट कर लिया, आंसर आ गया 4, -2, 6। तो r का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4, -2, 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सच एंड सच, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स, ठीक है। तो हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब A और C का मिड पॉइंट होगा M, तो ABC का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें। ABC कितना आएगा, A और C का कोऑर्डिनेट्स प्लस करके 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 1, 0, 2, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये मान लिया कि M तो भाई ये दूसरे वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा ना, पॉइंट D और पॉइंट B का भी तो मिड पॉइंट है M, तो वो कैसे आएगा, D और B के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे तो ABC आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ABC कितना है, 102 के बराबर है, और यहाँ हमने क्या किया, D और B के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया। फिर जब इन तीनों इक्वेशंस को इंडिविजुअली आप सॉल्व करोगे कि x + 1/2 1 के बराबर होना चाहिए, y + 2/2 0 के बराबर और z - 4/2 2 के बराबर होना चाहिए। सॉल्व करके आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 8। ओके, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। Okay, now we have next question number 8. Find the equation of the set of the points P such that its distances from the points A and B are equal, ठीक है। तो एक पॉइंट P मान लिया x, y, z और PA बराबर PB है, इसका डिस्टेंस दोनों पॉइंट से बराबर है, यही कह रहा है। तो PA का स्क्वायर PB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ निकाला PA स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, यहाँ निकाला PB स्क्वायर, दोनों को रीअरेंज किया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कैलकुलेशंस आप देख लोगे, खुद से कर लोगे, ठीक है। तो प्रेटी सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ में निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स A123 एंड B306। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला, आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया, इसको कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लिया और b को x2 y2 z2 मान लिया। ये सारे फॉर्मूले लगाओगे तो कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आ जाएगा। अब कॉस अल्फा कितना हो जाएगा -2/√17, यहाँ से कैलकुलेट करके आया तो अल्फा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स -2/√17। ठीक है, फिर बीटा भी उसी तरह से और गामा भी कॉस इनवर्स -3/√17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए आपके ऊपर में डायरेक्शन कोसाइंस और ये नीचे आ गए डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, अब ये -2/√17 वैल्यू इतनी खतरनाक है कि अल्फा आप निकाल नहीं पाओगे डायरेक्टली, तो इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया है ना। अगर कॉस अल्फा 1/2 के या 1/√2 के बराबर आता तो फिर हम अल्फा की वैल्यू किसी एंगल में लिख पाते हैं ना डायरेक्टली अच्छे से, बट ये बहुत ही आड़ी तिरछी वैल्यू है, अब एंगल इतना याद थोड़ी ना रहेगा, तो हमने अल्फा को लिख लिया कॉस इनवर्स -2/√17 एंड सो ऑन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया है ना। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि शुड बी नोटेड है ना, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। सम ऑफ टू डायरेक्शन एंगल्स कैन नेवर बी लेस देन π/2, मतलब दो डायरेक्शन एंगल का सम आप करोगे, कोई भी दो डायरेक्शन एंगल उठा लो, तीन होते हैं, कोई भी दो उठा लो, उनका सम 90 डिग्री से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, ये अभी आप बस याद रखो है ना, मे बी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं विजुअली बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। ओके, या आप खुद से एक बार सोचने की कोशिश करो कि दो डायरेक्शन एंगल का सम 90 से कम क्यों नहीं हो सकता। अगर दो डायरेक्शन एंगल का सम π/2 है तो थर्ड एंगल π/2 होगा। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा π/2 हो गया तो गामा को π/2 होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, इफ सम ऑफ टू डायरेक्शन एंगल्स इज ग्रेटर देन π/2 देन देयर आर टू डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड डायरेक्शन एंगल। ठीक है, दो डायरेक्शन एंगल का सम अगर π/2 से ज़्यादा है तो तीसरा एंगल जो है वो दो तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं इसमें तीसरे एंगल के लिए है ना। अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, इफ अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L, M and N then any point P on the line can be expressed as LR, MR, NR where R is the distance of the point P from origin। ठीक है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है और उसका डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है, तो अगर आपको उस लाइन पे कोई पॉइंट मानना है, ठीक है, जो कि R डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो आप उसको LR, MR, NR के फॉर्म में मान सकते हो। राइट, मतलब ये हो गया कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना आसान होता है बहुत, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। अब इसके बेस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए लाइन आर 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इज इट पॉसिबल टू हैव सच ए लाइन? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप 45 और 30 को जोड़ोगे तो सिर्फ 75 आता है और दो डायरेक्शन एंगल का सम कभी भी 90 से कम नहीं हो सकता, तो ऐसी कोई लाइन पॉसिबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल नहीं है। ठीक है, द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए लाइन आर 45 डिग्री, बीटा एंड 90 डिग्री, फाइंड बीटा। तो बस हमने वही लगाया कि इनका अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूँ, मतलब डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा cos 45, cos बीटा, cos 90, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 1 आना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 आता है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ मैंने पुट की तो cos स्क्वायर बीटा आ गया 1/2, cos बीटा आ जाएगा ±1/√2, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री। ठीक है, तो यही बात पीछे कही जा रही थी कि अगर दो डायरेक्शन एंगल का सम 90 से ज़्यादा है तो तीसरे एंगल के पास में दो चॉइसेस होते हैं ना, दो अलग अलग केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली दिख रहा है क्यों ऐसा हो रहा है ना। राइट, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दो अलग अलग लाइंस पॉसिबल है। ओके, एक लाइन 45 90 और दूसरी लाइन 45 135 90 इन डायरेक्शन एंगल्स के साथ में है ना। तो ये दो अलग अलग लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। दो अलग अलग लाइन के साथ में ऐसा सिचुएशन हो सकता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, a line having direction cosines 1/√3 1/√3 1/√3 passes through origin, find a point on the line which is at a distance of 3 units from the origin। ठीक है, अच्छा, तो ये ब्लैक वाली लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है 1/√3 1/√3 1/√3। हमको एक पॉइंट इस लाइन पे बताना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट हो।
ठीक है, तो वो तो दोनों तरफ हो सकता है। ओरिजिन से आप इस साइड आओ 3 यूनिट, या फिर ओरिजिन से आप नीचे 3 यूनिट जाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट ए और ये ए डैश दोनों हो सकता है। तो एक बार हमने +3 ले लिया, एक बार -3 ले लिया, है ना। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए +3 और नेगेटिव के लिए -3 ले लिया। तो वो जो पॉइंट ए होगा या तो वो ये होगा 3/√3, 3/√3, 3/√3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली ओरिजिन से आप लाइन पे दोनों तरफ जा सकते हो ना, तो दोनों तरफ आपको अलग अलग पॉइंट मिलेगा, है ना, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस पे। और आपको करना क्या है, डायरेक्शन को साइन में उसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ये पहला वाला ए का लिखा हुआ है और ये वाला ए डैश का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, राइट। ओके, सो आई थिंक आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं वीडियो में समझ में आ गया होगा, है ना। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट और आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।